नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ मेघना सचदेवा। ये रुख करते हैं खबरों का। यूपी सीएम योगी आज चित्रकूट के लालापुर दौरे पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने महर्षि वाल्मीकि की जयंती पर आश्रम में गौ पूजन किया और हवन पूजन करके आसमरा माता के माथा टेक कर आशीर्वाद लिए। इस दौरान सीएम योगी ने विकास कार्यों का अवलोकन किया। वहीं सीएम योगी ने सभा को संबोधित भी किया, जहां सीएम योगी ने कहा कि तुलसीदास महर्षि वाल्मीकि का ही आधुनिक स्वरूप है, जिन्होंने रामचरितमानस के माध्यम से मर्यादा पुरुषोत्तम राम की कथाओं को हर घर तक पहुंचाने का काम किया है। सीएम योगी ने कहा कि हमारी सनातनता को कुछ लोग सेकुलरिज्म के नाम पर प्रश्न खड़ा करते हैं, लेकिन सनातन धर्म के मूल्य के बारे में महर्षि वाल्मीकि ने पूरी व्याख्या की है। ये वर्ष हमारे लिए बहुत सौभाग्यशाली रहा। यद्यपि महामारी कोरोना से सब लड़ते हुए तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, बीमारी से को पूरी तरह से करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये आप सबसे अपील होगी, सबसे हमें कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई को हर स्तर पर संबल देना है, मजबूती देनी है, और इसके लिए हम सब आप सबसे अपील करेंगे। हमारा संकल्प होना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस बात के लिए कहा कि जब तक दवा वैक्सीन नहीं आ जाती तब तक हमको हर हाल में बचाव का रास्ता अपनाना है। बचाव ही सर्वोत्तम उपाय है, और बचाव के लिए दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। एक, 2 गज की दूरी, और दूसरा मास्क है जरूरी। हम कहीं निकले, घर के बाहर निकले, मास्क का इस्तेमाल करें, जरूर करें। मास्क नहीं है, गमछा धो करके ही रखें, गमछे का इस्तेमाल करें, लेकिन जब परस्पर बातचीत करें तो इसका इस्तेमाल करें। और कोरोना को परास्त करते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी के मूल मंत्र को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज को घर घर तक, जन जन तक पहुंचाने का कार्य हो, प्रवासी भारत उत्तर प्रदेश के प्रवासी नागरिकों के लिए किए जाने वाले कार्य, हमारे जनप्रतिनिधियों के माध्यम से किए जाने वाले कार्य रहे हो, या संगठन के द्वारा सेवाई संगठन ने कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य रहा हो, या फिर आत्मनिर्भर पैकेज के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक को रोजगार उपलब्ध कराने के सामने किए जाने वाले प्रयास, ये सब इसी की कड़ी के हिस्से हैं। यह वर्ष हमारे लिए महत्वपूर्ण इसलिए भी है, 500 वर्षों के अंतराल में हम सबको अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर निर्माण का एक सौभाग्य भी प्राप्त हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का शुभारंभ भी कर दिया। कौन ऐसा भारतीय होगा जो गौरवान्वित न हो रहा हो? हर व्यक्ति कहता है 500 वर्षों में सबसे सौभाग्यशाली पीढ़ी हमारी है कि हमने अपनी आंखों के सामने भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण के कार्य का शुभारंभ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के कदमों से देखा। ये हमारे लिए सौभाग्य का बात है, सबके लिए सौभाग्य की बात है। कोरोना नहीं होता तो हर गांव का एक न एक व्यक्ति हम जरूर अयोध्या में पहुंचाने की व्यवस्था जरूर करवाते हैं। लेकिन भाइयों बहनों, हमारा प्रयास होगा कोरोना समाप्त होने के बाद उत्तर प्रदेश के हर गांव से कुछ न कुछ लोगों को लेकर के हम लोग अयोध्या जाएंगे, राम जन्मभूमि का दर्शन भी कराएंगे और भव्य राम मंदिर के निर्माण में कार्य सेवा का शुभारंभ भी कराएंगे। ये कार्य होना है, और वही करने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं। आपने भाजपा को समर्थन दिया तो बुंदेलखंड को हमने बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे दिया। बुंदेलखंड एक्सप्रेस यहाँ के विकास की धुरी बनने जा रही है। आज तो मैं यहाँ दर्शन करने के लिए आया हूँ, रामायण का पाठ शुभारंभ करने के लिए आया हूँ, लेकिन अभी कुछ ही दिनों में आने वाला हूँ चित्रकूट, बांदा और आसपास के जनपदों की आई पेयजल की स्कीम घर घर नल पहुंचाने के कार्यक्रम को फिर शुभारंभ करने जा रहा है। आज ही यहाँ से जाने के बाद हम लोग फिर इस कार्यक्रम को कैबिनेट से स्वीकृति देने वाले हैं, और फिर किसी दिन मैं प्रधानमंत्री जी से या गृह मंत्री जी से अनुरोध करूंगा और चित्रकूट में या बुंदेलखंड में हम लोग आकर के इस कार्य का भी शुभारंभ करने जा रहे हैं। और डिफेंस कॉरिडोर के लिए तुमने कही दिया, आज आप सुबह से टेलीविजन देख रहे होंगे, जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने
अपने विंग कमांडर अभिनंदन को छुड़ाने के लिए पाकिस्तान से कटु बात कही, तो उस समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और वहां के आर्मी के जनरल कैसे थरथरा के कांप रहे थे, उनके चेहरे पर पसीने की बूंदें टपक रही थी कि कहीं भारत हमला न कर दे। और वो तोड़े आपके चित्रकूट में भी बनेंगी। चित्रकूट यहां पे महर्षि वाल्मीकि और संत तुलसीदास जी के तपस्थली के रूप में तो जाना ही जा रहा है। राम नाम का संकीर्तन यहां पे एक तरफ आत्मोद्धार का कार्य हमारे लिए करेगा और दूसरी तरफ देश के अंदर तोप के साथ गरज करके दुश्मन के दांत खट्टे करने का कार्य भी करेगा। डिफेंस कॉरिडोर भी बुंदेलखंड को मिला है। मैं इसके लिए आप सबको हृदय से बधाई देता हूं। भाइयों बहनों, बहुत इच्छा थी हमारी यहां पर अच्छा कार्य हो और मैं यहाँ के मंडलायुक्त से भी, यहाँ के जिलाधिकारी से भी, वन विभाग के अधिकारियों से भी कहूंगा। हमने पहले भी कहा कि महर्षि वाल्मीकि हम सब के लिए पूज्य हैं। उत्तर प्रदेश की 7 सीटों पर हो रहे विधानसभा उपचुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने कमर कसी है। सभी पार्टियों का प्रचार जोरों पर है, लेकिन बीजेपी इस उपचुनाव को लेकर कोई कोर-कसर नहीं छोड़ना चाहती। इसके लिए सीएम योगी और दोनों डिप्टी सीएम के साथ बीजेपी के कई दिन प्रचार में जुटे हुए हैं। इस कड़ी में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने आज अमरोहा, फिरोजाबाद और कानपुर में जनसभा को संबोधित किया और बीजेपी के प्रत्याशियों को जिताने की अपील की है। उत्तर प्रदेश की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव में सभी सियासी पार्टियां अपना दमखम दिखा रही हैं। 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले इस उपचुनाव को हर पार्टी अपनी प्रतिष्ठा का सवाल बनाकर बैठी है। यही वजह है कि जहां चुनाव है वहां प्रचार का शोर गूंज रहा है। इस कड़ी में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एक दिन में 3 जनसभाओं को संबोधित किया। सबसे पहले केशव प्रसाद मौर्य अमरोहा पहुंचे, जहां एक जनसभा को संबोधित करते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि उत्तर प्रदेश में विकास के मार्ग में कोई बाधा नहीं आने दी जाएगी। तुष्टीकरण, भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी की राजनीति करने वालों को जवाब देना होगा। आप सबसे अपील है कि संगीता चौहान को वोटों से जो इसमें दिख रहे हैं, तुष्टीकरण की राजनीति, जातिवादी राजनीति, भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी की राजनीति करने वाले, उनको करारा जवाब आप 3 तारीख को कमल के फूल की बटन को दबा करके देने का काम करिए। या मैं आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं। अमरोहा में जनसभा को संबोधित करने के बाद केशव प्रसाद मौर्य फिरोजाबाद पहुंचे। यहाँ विधानसभा उपचुनाव क्षेत्र टूंडला सीट के लिए फिरोजाबाद के कोटला में जनसभा आयोजित की गई। जनसभा को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा, मुझे कोरोना हो गया था, ठीक होने के बाद दोबारा आया हूँ। आने वाली 3 तारीख बहुत महत्वपूर्ण है। भ्रमित कभी नहीं होना। कभी कोई कोशिश करता है तो उसे भ्रम में जरूर डालना। बीजेपी उत्तर प्रदेश और देश में कार्यकर्ताओं के लिए काम करती है। विपक्ष पर निशाना साधते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि आप सब जानते हैं कि गुंडई जातिवाद की सरकार किसने दी है। आज जनता खौफ में नहीं बल्कि अपराधी खौफ में है। जो सुनने को मिला, अभी आदरणीय बघेल जी भी कह रहे थे, कुछ लोग मंच पर कह रहे थे, कोई भ्रमित है क्या? कोई नहीं है। कोई भ्रमित है क्या? नहीं है। भ्रमित कभी नहीं होना। और किसी के भ्रमित करने की कोशिश अगर किसी के द्वारा की जाती है तो उनको भ्रम में जरूर डाल देना है। गुंडई करना, किसी की जमीन और मकान, दुकान को कब्जा करना किनका चरित्र है? जातिवाद की राजनीति किसने किया है? भ्रष्टाचार को बढ़ावा किसने दिया है? माफियागिरी किसने की है? मैं समझता हूं फिरोजाबाद के लोगों से ज्यादा अच्छा कोई नहीं जानता। फिरोजाबाद में जनसभा करने के बाद केशव प्रसाद मौर्य कानपुर पहुंचे। कानपुर के घाटमपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील की। साथ ही सपा, बसपा और कांग्रेस पर तीखा प्रहार किया। ब्रजलाल जी जो उत्तर प्रदेश के डीजीपी थे,
उनको भी भारतीय जनता से हमारे 8 लोग, उसमें सीमा द्विवेदी जी, हरिद्वार द्विवेदी भी हैं, उसमें हमारे राष्ट्रीय महासचिव अरुण जी भी हैं। भाई 8 लोगों को देश के उच्च सदन में भेजने का काम भारतीय जनता, मैं आह्वान नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी है। यहां साधारण से साधारण कार्यकर्ता को उच्च से उच्च स्थान पर पहुंचाने और बैठाने का काम किया जाता है। उत्तर प्रदेश में 7 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव के लिए प्रचार अंतिम चरण में है। ये उपचुनाव सूबे के 2022 विधानसभा चुनावों का सेमीफाइनल माना जा रहा है। सत्ता पक्ष और विपक्ष एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, लेकिन जनता किस पर भरोसा करेगी ये तो नतीजों के बाद ही साफ हो पाएगा। अमरोहा से मीसम रजा, फिरोजाबाद से किशन चंद्र और कानपुर से प्राइम न्यूज के लिए आशीष तिवारी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार कमी आ रही है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2237 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इसी दौरान 2590 लोग ठीक होकर डिस्चार्ज हुए हैं। इसी को लेकर एसीएस स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद और एसीएस सूचना नवनीत सहगल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुने। संक्रमण कम हो रहा है, लेकिन जैसा बताया गया है अभी इस समय बहुत ही ज्यादा सावधानी की आवश्यकता है। विशेषकर सर्दियों में जो सांस की बीमारी अधिक होने से आपको बताया जा रहा है, कृपया करके विशेष सावधानी इधर जो सर्दी का मौसम आ रहा है इसमें रखने की आवश्यकता है। कहीं ये संक्रमण पुनः न बढ़ने पाए, इसके लिए विशेष प्रयास की आवश्यकता है। आज प्रातःकाल मुख्यमंत्री जी ने भी इसकी पूरी समीक्षा की थी और इसका उन्होंने आम जनता की जागरूकता के लिए भी विशेष अभियान चलाने का उन्होंने निर्देश दिया है कि जनता को इस तरह से जागरूक किया जाए कि वो ये ना समझें कि ये बीमारी खत्म हो गई है, कम हुई है लेकिन पुनः आ सकती है। इसलिए आवश्यक है सब लोग सावधानी बरतें। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को भी ये निर्देश दिया है कि टेस्टिंग किसी भी हाल में घटाई नहीं जाए, प्रयास किया जाए टेस्टिंग ज्यादा बढ़े और फोकस टेस्टिंग जैसा कि स्वास्थ्य विभाग ने बताया वो कर रहा है, फोकस टेस्टिंग की जाए। इसके साथ साथ जैसा कि संक्रमण कम हो रहा है, प्रदेश में हॉटस्पॉट भी कम हो रहे हैं, कंटेनमेंट जोन भी कम हो रहे हैं। प्रदेश में आर्थिक गतिविधियों को तेजी से पुनर्संचालन के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। उद्योगों के लिए नई नीतियां लाई गई हैं। उद्योगों के लिए उनकी स्थापना को और आसान किया गया है। एमएसएमई एक्ट पारित किया गया है जिसके अंतर्गत अभी 72 घंटे में अनुमति मिलेगी। ये सब प्रयास किए जा रहे हैं कि प्रदेश में औद्योगिक गतिविधियां बढ़ें और रोजगार के अवसरों में तेजी आए। लगभग जो आत्मनिर्भर पैकेज है उसमें 4,35,000 इकाइयों को 10,753 करोड़ का ऋण वितरण बैंकों के माध्यम से कराया गया है और इसी कालखंड में 5,82,000 नई एमएसएमई इकाइयों की भी स्थापना हुई है, जिसमें 15,541 करोड़ रुपए के ऋण बैंकों द्वारा वितरण किए गए हैं। इन सभी के माध्यम से लगभग 25 लाख रोजगार के नए अवसर पैदा हुए हैं। इसके अतिरिक्त प्रदेश किसानों को लेकर प्रदेश सरकार जागरूक है और आज माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा इस बारे में समीक्षा भी की गई। उन्होंने पुनः इस बात के सख्त निर्देश दिए हैं कि जिलाधिकारी ये सुनिश्चित कराएं अगर कहीं से भी शिकायत आ रही है तो जिलाधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। 4,000 धान के क्रय केंद्र स्थापित हैं जिनमें इस वर्ष अभी तक 42,74,000 मीट्रिक टन क्विंटल धान खरीदा गया है, जो कि पिछले वर्ष केवल 10 लाख क्विंटल धान खरीदा गया था। इस प्रकार लगभग 4 गुना से अधिक पिछले साल से धान खरीदा गया है। प्रदेश के कई हिस्सों में अन्य फसलें भी आनी प्रारंभ हो गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है कि मक्का क्रय के केंद्र भी स्थापित किए जाएं। लगभग 106 मक्का के क्रय केंद्र भी स्थापित किए जा रहे हैं ताकि किसानों से मक्का भी क्रय किया जाए। बुंदेलखंड में मूंगफली की भी फसल आनी प्रारंभ हो गई है, मूंगफली के भी क्रय केंद्र स्थापित करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त दाल के क्रय केंद्र पहले से ही स्थापित हैं।
प्रदेश में आवश्यक वस्तुओं के दाम नियंत्रण में रहे, इसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री ने निर्देशित किया है। इसके लिए कृषि उत्पादन आयुक्त और खाद्य विभाग को जिम्मेदार बनाया गया है कि आलू और प्याज के दरों पर नियंत्रण रहे, दाल के दामों पर भी नजर रखी जाए और इसके लिए सरकार विशेष प्रयास करके सस्ती दरों पर दाल भी उपलब्ध कराने का अभियान चला रही है। सर्दी का मौसम आ रहा है, निराश्रितों को कंबल वितरण की व्यवस्था के लिए भी माननीय मुख्यमंत्री ने राजस्व विभाग को निर्देश दिया है कि वह समय पर कंबल खरीदवा लें ताकि और जिलों में उपलब्ध करा दें ताकि समय से ये कंबलों का वितरण हो सके। संक्रमण के 2237 नए मामले सामने आए हैं। इसी अवधि में उपचारित होकर डिस्चार्ज होने वालों की संख्या 2590 है। इस प्रकार अब ये 7वां सप्ताह है जब प्रदेश में एक्टिव इन्फेक्शन केसेस की संख्या में लगातार गिरावट आ रही है। आज ये 50वां दिन है जब हर दिन हमने एक्टिव इन्फेक्शन केसेस की गिरावट है। इस समय एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की कुल संख्या 24,431 है, जो हमारे 17 सितंबर के पीक नंबर 68,235 से 43,804 कम है। अर्थात जो हमारा पीक 17 सितंबर को आया था नंबर्स में, उससे 64.2% की गिरावट हुई है एक्टिव इन्फेक्शन केसेस में। अब तक प्रदेश में संक्रमण के पश्चात उपचारित होकर डिस्चार्ज होने वालों की कुल संख्या बढ़कर के 4,48,644 हो गई है और रिकवरी का प्रतिशत प्रदेश में अब बढ़ के 93.45% हो गया है, 93.45%। संक्रमित लोगों में से 7,007 लोगों की मृत्यु हुई है और मृत्यु में भी जैसे लोगों ने देखा केस में गिरावट आ रही है, वैसे हमने जो डेली डेथ्स की संख्या है उसमें भी हमने देखा कि जब हमारा पीक रहा तो 100 से ज्यादा मृत्यु बढ़ रही थी, वो 1/4 से भी कम रह गई है। कल प्रदेश में 1,48,222 सैंपल्स की जांच की गई। 148,222 इतने सैंपल्स की जांच कल की गई और अब तक प्रदेश में कुल मिलाकर के 1,47,17,483 सैंपल्स की जांच की जा चुकी है। प्रयोगशालाओं को कल आरटीपीसीआर के लिए 60,000 से अधिक सैंपल्स जिलों के द्वारा भेजे गए। जो हमारे एक्टिव केसेस हैं इस समय 24,431, इनमें से 11,278 इस समय होम आइसोलेशन में है। अब तक होम आइसोलेशन में 2,70,897 मरीज जा चुके हैं, उन्होंने इस विकल्प का उपयोग किया है और इनमें से 2,59,619 अपने होम आइसोलेशन का भी पूर्ण कर चुके हैं और उपचारित हो चुके हैं। ई-संजीवनी पोर्टल का निरंतर उपयोग किया जा रहा है और कल प्रदेश में 2,490 लोगों ने घर बैठे चिकित्सकीय परामर्श प्राप्त किया। अब तक कुल 1,73,911 व्यक्ति ई-संजीवनी पोर्टल पर घर बैठे चिकित्सकों की सलाह प्राप्त कर चुके हैं। दिनांक 28 अक्टूबर को जो सरकारी अस्पतालों में बच्चों की डिलीवरी हुई, जो संस्थागत प्रसव हुए, उनकी संख्या 6,478 रही। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के जिला मुख्यालयों को हाईटेक किया जा रहा है। इसी के तहत आज बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और बीजेपी संगठन महामंत्री सुनील बंसल ने 50 जिला कार्यालयों के वर्चुअल सेटअप का उद्घाटन किया है। बीजेपी के ये कार्यालय आधुनिक सुविधाओं से लैस है, जिनमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए वर्चुअल सेटअप भी तैयार किया गया है।
राम मंदिर के भूमि पूजन के बाद निर्माण में लगातार तेजी आ रही है। बुनियाद की खुदाई का काम अब तक आपको बता दें कि L&T कंपनी कर रही है। इसी कड़ी में अब राम मंदिर निर्माण में टाटा कंपनी को भी बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। आज सर्किट हाउस में हुई बैठक में भी टाटा कंपनी के अधिकारियों ने शिरकत की। हालांकि इस मामले में ट्रस्ट और निर्माण समिति का कोई सदस्य खुलकर बोलने को तैयार नहीं है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा का कहना है कि आज की बैठक सामान्य थी। मंदिर निर्माण की प्रगति रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए ये बैठक बुलाई गई है और इस 2 दिवसीय बैठक में एक्सपर्ट से सलाह ली जाएगी। अभी तक मंदिर निर्माण के विषय में जो कार्य हुए चर्चा करके श्रीमान नृपेंद्र जी यहाँ आए हुए हैं, वो जानकारियाँ कलेक्ट कर रहे हैं। की जो बनाई हुई है उसको आप लोगों ने क्या वो जी देख करके आए, मैं नहीं गया। मीटिंग में लोगों से चर्चा हो रही है डिफरेंट छोटे छोटे पहलुओं पर, कैसे मंदिर की आयु 1000 वर्ष और उससे अधिक जैसी कि देश की जनता की अपेक्षा है उसके अनुसार हो, इसलिए उन विषयों पर चर्चा करना, उसके लिए सावधानियां क्या हो, कैसे उसको बहुत लंबी आयु का बने, सुंदर बने, इस विषय पर चर्चा करना ये सामान्य प्रक्रिया है। मिश्रा जी आए हैं और विशेषज्ञों से उसकी चर्चा कर रहे हैं। सर, IIT चेन्नई की रिपोर्ट कब तक आएगी सर? ये तो IIT चेन्नई बताएगी, हम नहीं बता सकते। टाटा कंपनी के सर इसमें इस मीटिंग में शामिल हुए, उनको क्या निर्देश दिया गया? विशेषज्ञों से राय ली जा रही है, बस इतना ही कहना है अभी। आगरा पुलिस ने अधिवक्ता कपिल पवार की हत्या का खुलासा कर दिया है। पुलिस के मुताबिक वकील की हत्या के लिए उसकी सास शिमला देवी ने ही साजिश की थी। शिमला देवी ने इसके लिए 10 लाख रुपए की सुपारी दी थी। इसके साथ ही 1 लाख रुपए पेशगी के तौर पर दिए थे। पुलिस ने आरोपी सास सहित वारदात को अंजाम देने वाले 2 सुपारी किलर को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल आगरा से लापता हुए अधिवक्ता कपिल पवार उर्फ यश की इटावा जिले के भरथना में हत्या की गई थी। उनका शव नहर में 27 अक्टूबर को मिला था। पुलिस ने छानबीन की तो पता लगा कि उनका ससुराल वालों से संपत्ति का विवाद चला रहा था। इन तीनों अभियुक्तों की पूरी तरीके से पूछताछ में इन 4 लोगों की संलिप्तता प्रकाश में आई है। शेष एक अभियुक्त जीतू जो अभी नहीं गिरफ्तार हुआ है, उसके लिए टीमें लगी हैं। उससे पूछताछ और विस्तृत जानकारी के बाद और भी जो है पूरी डिटेल जानकारी की जाएगी। टेक्निकल और सर्विलांस के माध्यम से इस घटना में 3 लोगों के सहित उनकी सास की संलिप्तता सामने आई है, जिनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। ग्रेटर नोएडा पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। लग्जरी बाइकों की चोरी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया गया है। पुलिस ने जोमैटो कंपनी में काम करने वाले 3 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया है। ये कर्मचारी कंपनी में काम कर रहे थे और दिन में रेकी करने के बाद रात के वक्त चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे थे। पुलिस ने चोरी की गई 6 मोटरसाइकिल बरामद कर ली है। थाना बीटा 2 अंतर्गत 3 अभियुक्त 6 गाड़ियों के साथ 2 पहिया वाहन के साथ गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें 5 रेसर बाइक है, 1 स्कूटी है। इनके साथ गिरफ्तार करके इनको जेल भेजा जा रहा है। इसमें से एक अभियुक्त हितेश, ये जोमैटो कंपनी में काम करता है। जोमैटो कंपनी की ही टी-शर्ट पहनकर ये वाहन चोरी के स्थानों की रेकी करता है। रेकी करने के पश्चात अपने साथियों को बुलाता है, बुला करके ये लोग घटना कारित करते हैं। इनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई की जा रही है। ये जोमैटो कंपनी के जो भी कर्मचारी हैं उनके लिए भी सत्यापन किया जा रहा है। और इसी के साथ फिलहाल के इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम न्यूज पर। नमस्कार।